सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, स्वागत है तुम्हारा मेरी एक और क्राइम एक्सप्लेनेशन वीडियो में, जहां पर हम करने जा रहे हैं एक और क्राइम केस स्टडी। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। गाइस, एक दिन की बात है जहां पर केरला पुलिस स्टेशन में अचानक से एक फोन कॉल आता है। फोन करने वाला व्यक्ति जो केरला पुलिस स्टेशन में पुलिस को बता रहा था कि कैसे नदी किनारे उसे एक नीली कलर की ड्रम मिली है। इस ड्रम में कुछ ऐसा है जिसके कारण काफी बुरी तरीके की बदबू चारों तरफ फैल रही है। केरला पुलिस को जब इस बारे में पता चलता है तो वह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पर जाते हैं, और जो वहां पर देखते हैं वो काफी ज्यादा भयावह था, डरा देने वाला था। अब आखिर उस ड्रम में ऐसा क्या था जो कि इतना ज्यादा दर्दनाक और डरा देने वाला था, और आखिर उस ड्रम से इतनी बेकार तरीके की स्मेल क्यों आ रही थी, समझते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस केस की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लू ड्रम मर्डर केस। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। वो दिन था 8 जनवरी 2018 का। इस दिन केरला पुलिस को अचानक से लोकस द्वारा फोन किया जाता है। जिसने केरला पुलिस को फोन किया था वो बताता है कि कैसे कोची के पास कुंबलम लेक एक लेक है, उसके किनारे काफी महीनों से एक ड्रम पड़ी हुई है। कई दिनों से उससे काफी बुरी तरीके की स्मेल आ रही थी, और ये जो लेक था उसके किनारे ये ड्रम कहां से आई किसी को भी नहीं पता। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उन्हें ये तो नहीं पता ड्रम कहां से आई, पर इससे आखिर स्मेल क्यों बाहर आ रही है, क्योंकि जो स्मेल बाहर आ रही थी वो काफी बुरी थी। क्योंकि ये एक लेक वाला एरिया था, इसलिए यहाँ पर कई सारे मछुआरे काम किया करते थे। अक्सर ये नॉर्मल नहीं था कि यहाँ पर लेक के किनारे कोई भी कोई कचरा फेंक दे या फिर कोई यूज वस्तु को फेंक दे, बिना यूज होने वाली वस्तु को। ये पहली बार था जहाँ पर उन्हें इस तरीके की ड्रम नजर आ रही थी। अब वे वहां पर जाते हैं तो फिशरमैन कुछ ऐसा देखते हैं जो कि वो पुलिस को फोन करते हैं। केरला पुलिस जो कि इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद तुरंत वहां पर पहुंच जाती है, और वो वहां पर फिशरमैन से बात करती है, और जहां पर फिशरमैन उन्हें बताते कि कैसे काफी महीनों पहले जब वे लेक की सफाई कर रहे थे तब उन्हें ये ड्रम नजर आया। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने इस ड्रम को देखा था तो उन्हें लगा ये नॉर्मल सा ड्रम है, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं से बहकर आ गया होगा। ये जो ड्रम थी वो कुछ इस तरीके की थी कि ये काफी ज्यादा भारी थी और पूरी तरीके से बंद थी, इसलिए मछुआरों ने इसे मूव भी नहीं कर पा रहे थे, वो इतना ज्यादा ये भारी थी। पुलिस जो कि उस जगह पर पहुंच चुकी थी वह ड्रम को खोलती है, क्योंकि ड्रम जो भारी थी फिर उसे कटर से काटा जाता है। और जब पुलिस इस ड्रम को कटर से काटती है वो देखती है कि ये ड्रम तो कंक्रीट से भरी हुई है, इसलिए ये भारी भी थी। पर इसमें अजीब बात क्या थी, कंक्रीट है ड्रम के अंदर, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन जैसे ही उस ड्रम को कट किया गया जो बदबू थी वो काफी भयानक तरीके से चारों तरफ फैलने लगी थी। अभी बदबू क्यों बाहर आ रही है ये बात जानने के लिए पुलिस डिसाइड करती है कि वह उस कंक्रीट को तोड़ देगी। और जब पुलिस उस कंक्रीट को तोड़ना शुरू करती है जो वो देखती है वो काफी ज्यादा भयावह था। कंक्रीट को तोड़ने के बाद उनके सामने कुछ ऐसा बाहर आया था जिसके बारे में कोई भी तैयार नहीं था। दरअसल पुलिस को इस ड्रम के अंदर एक कंकाल मिलता है। इस ड्रम के अंदर उन्हें पूरा का पूरा ह्यूमन स्कल, कुछ हड्डियां, कपड़े का एक टुकड़ा, 3 500 रुपए के नोट और एक 100 रुपए का नोट मिला था। वहीं एक चांदी का जेवर जो कमरबंद होता है वो, यहाँ तक कि काफी लंबे बाल भी मिले थे, यानी कि ये किसी बड़े आदमी का ही स्कल है। ये केस काफी ज्यादा अजीब था और काफी ज्यादा सस्पिशियस थी, इसलिए इस केस की जांच के लिए हायर अधिकारियों को समन किया गया। ये पूरा का पूरा केस एर्नाकुलम के साउथ सर्कल इंस्पेक्टर ऑफिस को पूरी तरीके से सौंप दिया गया। अब वे इस पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे। इस केस को दिया गया था सीवी टॉम। सीवी टॉम जो कि इस केस को सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा जाने जाते थे। उन्होंने अपने करियर में कई तरीके के ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सॉल्व किया था। उनकी इस तरीके की इमेज बन चुकी थी कि लोग उन्हें केरला का शर्लॉक होम भी कहते थे। अगर डिपार्टमेंट में कोई भी मुश्किल केस आता था या फिर कोई केस सॉल्व नहीं हो रहा था तो वह इनसे ही संपर्क किया करते थे। अब क्योंकि ड्रम के अंदर कंकाल मिला था तो अब ये पता लगाना था कि आखिर ये किसकी है, इसलिए इसे फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस को अभी भी ये बात पता नहीं थी कि ये डेड बॉडी जिसकी है उसकी उम्र क्या है और उसका जेंडर क्या है। हालांकि यहाँ पर लंबे बाल मिले थे, लेकिन कई लड़के अपने लंबे बाल भी रखते हैं, इसलिए हो सकता है ये बॉडी लड़की की भी हो। लेकिन यहाँ पर एक चांदी का कमरबंद भी मिला था, यानी कि ज्यादा चांसेस थे कि ये बॉडी औरत की ही होगी। अब उस कंक्रीट को तोड़ने के बाद जितनी भी हड्डियां बाहर निकली थी उन्हें जमा कर देखा गया कि आखिर स्कल का साइज क्या है और इसकी एज क्या हो सकती है। लेकिन ये केस डॉक्टर को काफी ज्यादा टफ पड़ रहा था, क्योंकि जो कई सारे ऑर्गन थे वे काफी ज्यादा डिसॉल्व हो चुके थे, डिकम्पोज हो चुकी थी बॉडी, और जितनी भी बची हुई हड्डियां थी वो भी कंक्रीट के अंदर फंसी हुई थी, इसलिए ठीक से अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। अब जिस तरीके के इस बोन के साइज को सेट किया गया और उसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया तो ये अनुमान लगाया गया कि जिसका ये स्कल है हो ना हो उसकी हाइट कम होगी, या फिर वह अपनी टीनेज की उम्र में ही रहा हो, पूरी ग्रोथ उसकी हुई नहीं थी। पर ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जिससे ये पता लगे कि आखिर इसकी सही हाइट क्या हो या फिर इसकी उम्र क्या हो। हालांकि बाद में जब और भी ज्यादा एक्सपर्ट ने इस सारी चीजों को देखा और हड्डियों को देखा तो ये बात कंफर्म हो गई कि जो स्केलेटन है वह किसी फीमेल की है, जिसकी उम्र बताई गई 15 से 25 साल के बीच, यानी जब उसकी मौत हुई इसी एज लिमिट के बीच उसकी उम्र रही। और इसी के अलावा उस डेड बॉडी के साथ कुछ नोट्स भी बरामद हुए थे। वो नोट काफी ज्यादा अलग थे, क्योंकि वो पुलिस को एक बहुत बड़ा क्लू देने वाले थे। दरअसल उस औरत के पास जो 500 के नोट थे वे पुराने नोट थे, यानी कि नोटबंदी के पहले वाले नोट, यानी कि हो ना हो ये जो मर्डर हुआ है वह नवंबर 2016 के पहले ही हुआ
हुआ है। और ये बात जानकर सारे पुलिस ऑफिसर शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि इतना पुराना केस अब कैसे सॉल्व होगा। पुलिस को ये ड्रम मिली थी 2018 में और इस दोनों सालों के बीच 2 साल का अंतर था, यानी कि अब काफी सारे सबूत तो मिट जा चुके होंगे। ये तो हम इस तरीके से नोट से अनुमान लगा रहे हैं। हो सकता है ये मर्डर उससे भी पहले हो चुका हो, और क्योंकि नोट उस समय भी जारी थी, सर्कुलेशन में थी। पर इन सारे सबूत को देखने के बाद ये बात पता चला कि अब जितने भी क्लूज इस ड्रम या फिर उस पूरे केस में मिले थे वे काफी ज्यादा लिमिटेड थे, जिसके कारण सीवी टॉम्स को कोई भी ज्यादा क्लू नहीं मिल रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उस डेड बॉडी को जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, अब 3 दिन बीत चुके थे। 11 जनवरी के दिन ऑटोप्सी शुरू होने के बाद जो ऑटोप्सी का काम कर रहे थे डॉक्टर उमेश, जो कि फॉरेंसिक टीम के मेन डॉक्टर थे, वे यहाँ पर सीवी टॉम को बताते हैं कि उन्हें कैसे उनकी टीम को बॉडी के लेफ्ट एंकल में कुछ स्क्रू मिले हैं, जो कि 6.5 सेंटीमीटर का है। दरअसल ये वो स्क्रू है जिसका यूज एंकल में फ्रैक्चर के लिए किया जाता है, यानी कि जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए इस तरीके की सर्जरी की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक स्क्रू और इस तरीके से किस चीज का क्लू मिलेगा, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिन्हें फ्रैक्चर होता है और ऑपरेशन करवाते हैं, तो ऐसे आप किस किस को देखते रहोगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लू वही स्क्रू देने वाला था। दरअसल उस स्क्रू में कुछ मार्क लिखे हुए थे, पर डॉक्टर उमेश जिनके पास उतने संसाधन नहीं थे, उनके लैब्स में ऐसे कोई उपकरण नहीं थे जिसके जरिए वह उस स्क्रू में लिखी हुई लिखावट को पढ़ पाए। हम बात करें सीवी टॉम यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनके पास इसके अलावा कोई भी सबूत नहीं था और शायद वे इसमें ही कुछ आगे कर सकते थे, इसलिए वे सोचते हैं कि वे एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा का यूज करेंगे ताकि वे इस स्क्रू की फोटो ले और उन्हें कुछ क्लू मिल पाए। उन्होंने हाई रेजोल्यूशन कैमरा को बुलवाया और उस कैमरे से इस स्क्रू की फोटो ली, तो उन्हें पता चला कि कैसे स्क्रू में उसका बैच नंबर लिखा हुआ था। यहाँ तक कि स्क्रू का मैन्युफैक्चरर जिसने उस स्क्रू को बनाया है उसकी भी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी हुई थी, उसका नाम लिखा हुआ था। इस स्क्रू का मैन्युफैक्चरर था पिटकर, जो कि एक पुणे बेस्ड कंपनी थी जो कि मेडिकल इक्विपमेंट्स को बनाने का काम किया करती थी, और उसी में से ये स्क्रू भी था। ये कंपनी इतनी बड़ी थी कि इनके इक्विपमेंट्स का यूज कई जगह पर किया जाता था, पूरे कंट्रीज में इन्हें सप्लाई किया जाता था। अब ये काफी बड़ी क्लू यहाँ पर पुलिस को मिल चुका था, पर अभी भी एक बहुत बड़ी दिक्कत इनके सामने आ चुकी थी, क्योंकि एक कंपनी तो कई तरीके के स्क्रू बनाती है और कई सारे स्क्रू बनाती है, पर आखिर वे हर एक स्क्रू का अकाउंटेबिलिटी कैसे रख सकते हैं, उनका डाटा कैसे रख सकते हैं और उन्हें कैसे पता चलेगा कि किस स्क्रू का यूज कहां पर किया गया है। पुलिस के दिमाग में भी यही सवाल था। हालांकि पुलिस यहाँ पर भी हार नहीं मानती, वो उस स्क्रू को ले जाती है और छानबीन करती है, तो उन्हें पता चलता है कि ये स्क्रू उन्हीं स्क्रू में से एक था जो कि 2016 में बनाए गए थे। और उन्हें ये भी पता चला कि कैसे 2016 में इस तरीके के केवल 160 स्क्रू बनाए गए थे और 160 में से जो 155 थे उन्हें महाराष्ट्र में और गुजरात में भेज दिया गया था। वहीं बचे के स्क्रू जिनका यूज केरल में ही किया गया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा नंबर था 160, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि कैसे 6 स्क्रू का या फिर हम कहें जो बचे हुए स्क्रू था उनका यूज केवल केरल में हुआ, तो उनके सामने कुछ सस्पेक्ट थे, यानी कि यहाँ पर भी कुछ आसार सामने नजर आ रहे थे कि वे पता लगा पाएंगे कुछ इस केस से रिलेटेड। अब कि क्यों इन्हें पता चल चुका था कि कैसे 6 स्क्रू यहाँ पर भी सप्लाई हुए हैं, तो वो यहाँ के डीलर से मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये जो एक डीलर था जो कि केरला में पिटकर कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल किया करता था, डीलिंग का काम करता था, वो इसी जगह पे था, यानी कि केरल। अब पुलिस यहाँ पर उन डीलर को देखना शुरू कर देती है जो कि पिटकर कंपनी के स्क्रू को केरल में सप्लाई किया करते थे। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि केवल एक ही डीलर यहाँ पर है जो कि पिटकर कंपनी के प्रोडक्ट्स को यहाँ पर सेल करता है, जो कि था स्क्वायर सर्जिकल्स, जो कि एर्नाकुलम पे ही मौजूद था। अब सीबी टॉम जो कि इस जगह पर जाते हैं और इस स्क्रू से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर उन्हें उन 6 पेशेंट की डिटेल मिल जाती है जिन पर उस स्क्रू को अप्लाई किया गया था। पुलिस को यहाँ पर पता चला कि जो 6 पेशेंट हैं उनमें से 3 मेल हैं और 3 फीमेल है, और पुलिस को ये बात पता चल चुकी थी कि कैसे ये बॉडी जो फीमेल की थी, यानी कि अब उन्हें केवल 3 फीमेल के बारे में पता लगाना था। पुलिस को यहाँ पर पता चलता है कि जो 3 फीमेल्स हैं उनका ऑपरेशन कोची के विजयंत कुमार हॉस्पिटल में ही हुआ था। जिन औरतों के बारे में नहीं यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली थी उनके नाम भी इन्हें पता चल चुके थे। एक थी सोनिया जिसकी उम्र 43 साल की थी, सूर्या जिसकी उम्र 26 साल की थी, वहीं के शकुंतला जो कि 54 साल की थी, यानी कि ईयर की थी। अब पुलिस को इनके नाम पता चल चुके थे, तो पुलिस अब इन्हें कॉल करती है, उनका नंबर उन्हें मेडिकल से मिल जाता है। अब पुलिस जब इन्हें कॉल करती है तो पुलिस को यहाँ पर 2 लेडीज से तो बात हो जाती है जो कि थी सोनी और शकुंतला। ये दोनों ही सुरक्षित थी और अब पुलिस की इनसे बात हो चुकी थी, यानी कि ये 2 औरतें तो नहीं है। और जब एक औरत का इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, सोनी और सूर्या से पुलिस की यहाँ पर बात हो जाती है, लेकिन जो शकुंतला थी उससे पुलिस की बात नहीं हो पाती, यहाँ तक कि पुलिस उसे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। अब क्योंकि यहाँ पर पुलिस का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो अब काफी ज्यादा शक बढ़ चुका था कि कहीं ये शकुंतला तो नहीं। अब क्योंकि यहाँ पर फोन नंबर से तो उनकी बात नहीं हुई, तो वे अब बाकी की चीजों पर ध्यान देते हैं, कैसे उनके कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो उनका पता उसमें लिखा हुआ था, उनका पूरा नाम और उनके बैकग्राउंड क्या था। पुलिस सबकी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो पुलिस को यहाँ पर पता चलता है कि दरअसल जो भी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है वे सारी की सारी
सारी झूठी थी, यानी कि कुछ भी सच नहीं था। और जिस तरीके के सबूत उस डेड बॉडी के पास मिले थे, जिस तरीके की डेड बॉडी के जो बोन्स थे उसका साइज था, क्योंकि जो मेडिकल डाटा था वो हॉस्पिटल में अवेलेबल था, तो वो सब कुछ शकुंतला से मैच कर रहा था। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं सीवी टॉम ये बात मान चुके थे कि वो जो लेडी है वो कोई और नहीं बल्कि शकुंतला ही है, क्योंकि उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और सारी के सारी बातें इसी चीज को प्रूव कर रही है। पुलिस यहाँ पर हॉस्पिटल में शकुंतला से रिलेटेड और भी सारी डिटेल को चेक करती है, तो उन्हें पता चलता है कि कैसे शकुंतला से मिलने के लिए कई सारे लोग आते थे और उन्हीं में से एक नाम पुलिस को यहाँ पर पता चलता है, वो था अश्वथी दामोदरम, जो कि एक लेडी का नाम था। ये एक अकेली ऐसी लेडी थी जो कि शकुंतला से हॉस्पिटल में मिलने के लिए बार बार आया करती थी। अब सीवी टॉम डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इसी औरत से कांटेक्ट किया जाए ताकि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए। पुलिस को यहाँ पर पता चलता है कि दरअसल अश्वथी जो कि शकुंतला की ही बेटी थी, पर काफी सालों से इन्होंने एक दूसरे से बात नहीं करी थी। अश्वथी जो शकुंतला से लास्ट बार 2016 में ही मिली थी और इसके बाद से शकुंतला जो गायब हो चुकी थी और उसकी बेटी उससे नहीं मिली। उसकी बेटी को यह भी नहीं पता था कि उसकी माँ कहाँ पर है, किसके साथ में है और उसके क्या हालात हैं। अब पुलिस अश्वथी से बात करती है तो पुलिस को यहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है कि इसके साथ कोई अजीब सी बातें हो रही है। वो अजीब बात ये थी कि अश्वथी जिसकी माँ मिसिंग है, लेकिन इसे तो कोई फिक्र ही नहीं हो रही है, यहाँ तक कि ये काफी अच्छे से बिहेव कर रही थी। अब जरा सोच कर देखो कि क्या हो अगर तुम्हारा अपना का कोई पता ना हो तो तुम घबरा जाओगे या फिर एक आश लगाकर बैठोगे कि वो वापस आ जाए, तुम उसे ढूंढने की कोशिश भी करोगे, पुलिस कंप्लेंट करोगे। पर यहाँ पर अश्वथी जिसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, यानी कि जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो, और ये काफी ज्यादा वियर्ड था। अब सीवी टॉम और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें ये भी बात पता चलती कि कैसे शकुंतला अपनी बेटी की और अपने दामाद की भी जो उनकी शादी हुई थी वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, यानी कि उसकी माँ उसकी शादी के पूरी तरीके से खिलाफ थी। अश्वथी जिसने अपने मनपसंद से शादी करी थी और गुस्सा होकर उसने अपनी माँ के घर को छोड़ दिया और फिर उनसे सारे के सारे संबंध को छोड़ दिया। लेकिन 2016 में ही अश्वथी का अपने पति के साथ डिवोर्स हो जाता है और वो अपनी माँ के पास वापस आ जाती है। अब क्योंकि उसकी बेटी जिसका डिवोर्स हो चुका है और अब वो वापस आकर रह रही है, तो यहाँ पर शकुंतला उसे एक्सेप्ट कर लेती है और अब अश्वथी अपने बच्चों के साथ अपनी माँ के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन अचानक से फिर एक दिन उसकी माँ गायब हो जाती है और फिर इसके बाद वे उससे कभी भी कांटेक्ट नहीं करती हैं। पुलिस यहाँ पर अश्वथी की बातों को सुन रही थी, लेकिन अभी भी उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं था। वो काफी तरीके से सस्पिशियस लग रही थी, यानी कि जो उसके बयान थे वे पुलिस को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। अब पुलिस और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करवाती है और तब उन्हें कई सारे राज पता चले। दरअसल शकुंतला की बेटी अश्वथी का जब अपने पति सुधीर से डिवोर्स हुआ था, जब अश्वथी शकुंतला के साथ दोबारा रहने आई थी, जब पुलिस और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करवाती है तो पुलिस को यहाँ पर और भी कई सारे राज पता चलते हैं। पुलिस को पता चलता है कि कैसे शकुंतला की बेटी अश्वथी जो कि अपने पति से डिवोर्स के बाद जब अपनी माँ के घर पे रहने आई थी, तभी अश्वथी जिसकी मुलाकात होती है टीएम साजिद नाम के एक आदमी से। ये वो आदमी था जिसे अश्वथी पसंद करने लगी थी अपने पति से डिवोर्स के बाद, यहाँ तक कि ये बहुत जल्द इससे शादी भी कर लेती है। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अश्वथी जिसका अभी अपने पति से डिवोर्स हुआ था और उसके पास अपने 2 बच्चे भी हैं, तो क्या यहाँ पर सुजीत उसे एक्सेप्ट करेगा? पर यहाँ पर साजिद ने उसके दोनों बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लिया था, यहाँ तक कि अब वह उनके साथ उनके घर में भी रहना शुरू कर देता है। अब ये 5 लोग यानी कि शकुंतला, उसकी बेटी अश्वथी और ये उसका नया पति और उसके 2 बच्चे, ये 5 लोग अब उस घर में रहना शुरू कर देते हैं जो कि शकुंतला था। हालांकि शुरुआत में शकुंतला जो कि अपनी बेटी से काफी ज्यादा नाराज थी, लेकिन बाद में उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या कर भी क्या सकती थी वो अश्वथी, जो कि अब अपने पति से डिवोर्स के बाद उसने नई शादी कर ली थी और वह उसमें काफी ज्यादा खुश भी थी। पर तभी 9 जनवरी 2018 को हार्ट अटैक के कारण सरजीत की मौत हो जाती है। पर यहाँ पर एक सबसे बड़ा यही सवाल था कि आखिर शकुंतला की डेड बॉडी उस ड्रम में कैसे मिली, उसे किसने मारा, वो इतने दर्दनाक तरीके से कंक्रीट में जमा कर, और उसके पीछे का मकसद क्या था। इस चीज को जानने के लिए पुलिस और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस ने शकुंतला के बारे में और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि शकुंतला जो कि एक अनाथ थी, शकुंतला जिसे नहीं पता था कि उसके असली माँ बाप कौन थे। जब 6 महीने की थी, जब सरस्वती अम्मा नाम की एक लेडी ने उन्हें वारियाकुलम नाम की जगह पर उसे रोते हुए देखा, तो उस बच्ची पर उठे दया आया, उसने उसे उठाया और उसे अपने साथ अपने घर में ला लिया। सरस्वती अम्मा जिसने शकुंतला को उठा लिया था अब उसकी देखभाल करती हैं। हालांकि उनकी पहले से भी 3 बेटियां थी, पर वह शकुंतला को भी अपनी बेटी की तरह ही रखते हैं। वह उसे स्कूल भेजते हैं, पढ़ाते हैं और वह सारी चीज उसके लिए करते हैं जो कि एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करता है। सरस्वती अम्मा जिन्होंने शकुंतला को बचपन से पाला था, यहाँ तक कि उन्होंने शकुंतला की भी शादी करवा दी थी। शकुंतला की शादी जिससे हुई थी वे दामोदरन थे, जो कि वहाँ के लोकल बीजेपी वर्कर थे। अब इनके 2 बच्चे भी होते हैं, इनमें एक तो अवस्थी जिसे हमने जान लिया, वहीं एक और लड़का था जो कि अनूप था। लेकिन तभी दामोदरन को किसी पॉलिटिकल केस में जेल जाना पड़ता है। उन्हें उम्र कैद की सजा हो चुकी थी, जिस कारण अब दोनों बच्चों को बड़ा करने की पूरी जिम्मेदारी शकुंतला के ऊपर आ चुकी थी। अब यहाँ पर शकुंतला जिसकी बचपन से ही जिनकी काफी ज्यादा संघर्ष से बीती हुई थी, वह यहाँ पर भी हार नहीं मानती और वे काफी अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पालती है। शकुंतला जो कि जैसे तैसे अपने बच्चों को
पाल रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बच्चे को वो इतनी मेहनत से पाल रही है वही उसे धोखा देंगे। दरअसल 2008 में शकुंतला की मर्जी के बिना अवस्थी जो कि सुधीर से शादी कर लेती है। ये शकुंतला के लिए एक बहुत बड़ा झटके की तरह था, क्योंकि उसके अपनी बेटी के लिए कई सारे अरमान थे और वहीं उसकी बेटी ने उसे धोखा दे दिया। हालांकि अभी भी उसके पास जीने की एक उम्मीद थी, उसका बेटा अनूप। और यहाँ पर शकुंतला को ये नहीं पता था कि अभी भी उसके जीवन में दुख खत्म होना नहीं लिखा। दरअसल 2012 में एक रोड एक्सीडेंट में अनूप के दोनों पैर चले जाते हैं और वह विकलांग हो जाता है। अनूप एक काफी केयरिंग नेचर का लड़का था। वो पहले अपनी फैमिली की काफी ज्यादा हेल्प किया करता था, वो उनके लिए मेहनत करता था, लेकिन अब उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी थी। वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो अब चल नहीं पा रहा था, जिसके लिए अब वह दिन भर बेड में पड़ा रहता था और बार बार इसी बात को लेकर कि वह अपनी माँ की मदद नहीं कर पा रहा है तो उसे काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा था। वो घर में अकेला ही रहता था, यानी अपने कमरे में। तो ये सारी चीजें अब उसे काफी ज्यादा डिप्रेस करने लगी थी। वह अपनी इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहा था। एक समय जहाँ पर उसके पास उसके दोनों पैर थे, वह जहाँ जाना जा सकता था जाता था, लेकिन अब वह अपनी इच्छा से भी कहीं मूव नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे अब वह काफी ज्यादा डिप्रेस फील करने लगा था और डिप्रेशन में जा चुका था। फिर आता है एक दिन जहाँ पर डिप्रेशन अब आउट ऑफ लिमिट हो चुका था और वह अपनी ही जान ले लेता है। शकुंतला जिसकी बेटी ने तो उसे धोखा दे भी दिया था और अब उसके पास जो उसका जीने का सहारा था, उसका बेटा, वो भी अब जा चुका था। शकुंतला पूरी तरीके से अकेले हो चुकी थी और केवल अपने के लिए ही वो पैसे कमा रही थी। अब क्योंकि उसे पैसे कमाना था तो वो अपने स्कूटर में घूमा करती थी और लॉटरी बेचने का काम किया करती थी और इसी से उसका गुजारा चल रहा था। शकुंतला जिसकी लाइफ में इतने सारे दुखों का पहाड़ टूटा था, पर अभी भी वह अपने आप को हौसला देती है और जीने की हिम्मत को बरकरार रखती है। शकुंतला जिसका नेचर काफी ज्यादा हम्बल था, वो अक्सर लोगों से प्यार से बातें किया करती थी धीरे आवाज के साथ, और जो भी चीज उसके साथ हुआ था उसने सारी चीजों को एक्सेप्ट किया था। शकुंतला अपनी लाइफ में पूरी तरीके से अकेली थी। उसके पास अपना कहने का कोई भी नहीं था। फैमिली के नाम पर केवल उनकी बेटी ही थी जो उनके साथ नहीं थी। अवस्थी जिसने अपनी माँ की मर्जी के बिना शादी करी थी और झगड़ा होने के बाद अवस्थी जब अपनी माँ से मिलने के लिए वापस आती है तो कहीं ना कहीं शकुंतला उन्हें एक्सेप्ट करती है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन अवस्थी जिससे अपनी माँ से कोई ज्यादा लगाव नहीं था, जिसके लिए वह वापस आई थी, दरअसल उसके वापस आने का पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उसका उसके पति से डिवोर्स हो गया था। यानी कि अवस्थी जिसने अपनी माँ को छोड़ा, उसे धोखा दिया, और जब उसे धोखा मिला तो वह उसके पास कोई रास्ता नहीं था तो वह वापस अपनी माँ के घर पे आ गई। उसके पास और रहने के घर नहीं था तो कहाँ आती, अपने माँ के घर पे आ गई। फिर आता है 1 सितंबर 2016 का दिन। वह दिन जहाँ पर हर रोज की तरह शकुंतला जो कि अपने स्कूटर में बैठकर लॉटरी का बेचने के लिए काम करने के लिए निकलती है, तभी बीच रास्ते में शकुंतला का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें काफी बुरी तरीके से चोट लगती है। शकुंतला जिसे एडमिट किया जाता है, जहाँ पर शकुंतला का ट्रीटमेंट चलता है और डॉक्टर उन्हें बताते कि कैसे उनका एंकल का फ्रैक्चर हो चुका है और उन्हें सर्जरी करवानी होगी। ये वही ऑपरेशन था जिस समय इस स्क्रू को उनके एंकल में इम्प्लांट किया गया था और ये वही स्क्रू था जो कि उनकी डेड बॉडी के साथ पुलिस वालों को मिला था। गाइस यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन थी जो शायद मैंने आपसे शेयर नहीं करी कि शकुंतला की बॉडी अब वो कंफर्म हो चुकी थी कि वो बॉडी शकुंतला की ही है, क्योंकि जो अवस्थी थी शकुंतला की बेटी, उसका डीएनए टेस्ट जब उस कंकाल से किया गया, उसके बोन में मिले बोन मैरो से जब उसके डीएनए को मैच किया गया, तब ये पता चला कि वो डेड बॉडी शकुंतला की ही है और डीएनए पूरी तरीके से मैच कर रहा था। 1 सितंबर को शकुंतला को भर्ती किया गया और 15 सितंबर को उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। शकुंतला जिसका लेफ्ट एंकल फ्रैक्चर हो चुका था और अभी भी उसमें प्लास्टर लगा हुआ था और वे कुछ काम नहीं कर सकती थी, इसलिए उसकी बेटी अश्वती ही उनका ख्याल रख रही थी। और जैसे तैसे शकुंतला जब अपने घर पहुंचती है तो उसे एक और बीमारी लग चुकी थी जो कि चिकन पॉक्स। अब चिकन पॉक्स से अपने बच्चों को बचाने के लिए अश्वती उस घर को छोड़ देती है और पास के ही एक लॉज में रहना शुरू कर देती है। और ये वो समय था जहाँ पर साजिद जो कि शकुंतला की लाइफ में आ चुका था और वह उसके साथ में रह रहा था, वह उसका ख्याल रख रहा था। अश्वती जो कि अब उस लॉज में रहते रहते 11 दिन का समय बीत चुका था और इन 11 दिनों में अश्वती जो कि एक बार भी अपनी माँ के पास में नहीं चाहती और ये पता भी नहीं करती कि क्या उसकी माँ ठीक है। तुम ये सोच सकते हो कि एक बेटी क्या इतना ज्यादा केयरलेस हो सकती है, जहाँ पर उसकी माँ ने उसका सपोर्ट किया उसके डिवोर्स होने के बाद, और अब उसकी माँ का जब एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी बेटी उसे देखने भी नहीं गई, यहाँ तक कि बीमारी से बचने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए वह लॉज में आकर शिफ्ट हो गई। फिर इसके बाद आ जाता है 20 सितंबर का दिन, जहाँ पर अवस्थी वापस शकुंतला के घर में जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए और उसे वहाँ पर शकुंतला नहीं मिलती है। दरअसल अवस्थी जब यहाँ पर नहीं थी तो साजिद ही उसकी माँ का ख्याल रखा करता था। अब वह उससे पूछती है कि आखिर उसकी माँ कहाँ पर है, वह उससे मिलना चाहती है। अवस्थी जब उससे क्वेश्चन करती है तो साजिद उसे बताता है कि शकुंतला अब पूरी तरीके से ठीक है और एक बहुत अच्छी जगह पर जा चुकी है। ये कैसा जवाब है? तुम सोच सकते हो अगर तुम होते तो पूछते अच्छी जगह, ऐसी कौन सी जगह? लेकिन अवस्थी जिसकी अपनी माँ से उतनी ज्यादा अच्छे खास रिलेशनशिप नहीं थी, वो अपने आप में एज्यूम कर लेती कि कैसे उसकी माँ किसी रिश्तेदार के पास गई हो। उसकी माँ ने बताया था कि कैसे न्यू दिल्ली में उसके पहचान वाले कुछ रहते हैं तो शायद उसकी माँ वहां पर चली गई हो, वो ऐसा एज्यूम कर लेती है। अश्वती जिसकी माँ अचानक
अचानक से गायब हो चुकी थी और यहाँ पर उसकी बेटी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी माँ से कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं करती। बहरहाल अब शकुंतला यहाँ पर नहीं थी तो साजिद और अश्वती और उसके बच्चे अब इस घर में पूरी तरीके से आ चुके थे और वह इस घर को पूरी तरीके से अपना मान चुके थे। और वो यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे कि जैसे शकुंतला जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हो या वो गायब हो चुकी हो, जैसा कुछ यहाँ पर हुआ ही ना हो। अब पुलिस को जब इस सारी चीजों के बारे में पता चलता है तो अब पुलिस ये बात मानने लगती कि हो ना हो साजिद ने ही शकुंतला के साथ कुछ ऐसा किया है। शकुंतला आखिर बार साजिद के साथ में ही थी, यानी कि 20 सितंबर से 15 सितंबर के बीच जो डेट थी उसमें ही साजिद ने शकुंतला के साथ कुछ बुरा किया है। ये सब तो केवल पुलिस का अनुमान था कि साजिद ने ही उस डेड बॉडी को उन्हें मारा, उनकी डेड बॉडी को कंक्रीट में फ्रीज किया और फिर ड्रम में भर के डिस्पोज करने की कोशिश करी। लेकिन अभी भी पुलिस को पूरी तरीके से कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे थे और ना ही पूरे सिनेरियो के बारे में सही जानकारी मिल पा रही थी कि आखिर क्या हुआ था। अब इस बारे में कोई अगर सच्चाई बता सकता था तो वो केवल एक ही आदमी था, साजिद, लेकिन उसकी भी मौत हो चुकी थी 2018 में हार्ट अटैक के कारण। अब पुलिस साजिद के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाती है तो ये पता चलता है कि कैसे अश्वती का जब उसके पति सुदीश से डिवोर्स हुआ था उसके बाद ही अश्वती और साजिद का अफेयर शुरू हो चुका था। अक्सर वह अश्वती के घर में उसे मिलने के लिए आया करता था। हालांकि शकुंतला को जैसे सुदीश पसंद नहीं था ठीक वैसे ही साजिद भी पसंद नहीं था। सुधीर जो कि अश्वती का पहला पति था वह भी शकुंतला को पसंद नहीं था और ये जो नया उसका अफेयर जिस लड़के से चल रहा है ये भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और तो और पुलिस को एक काफी ज्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन ये भी मिलती है कि अश्वती और साजिद ने कभी शादी भी नहीं करी थी। साजिद जो पहले से ही शादीशुदा था और ये लोग केवल अफेयर में रह रहे थे। सुजित जो पहले से ही शादीशुदा था उसकी एक वाइफ भी थी जिसके साथ वह एक गांव में रहता था। पुलिस सोचती है चलो माना कि साजिद ने ही ये सब कुछ किया है, लेकिन अब भी सवाल वही का वही है कि चलो ठीक है उसने अपने घर में इसे मारा होगा, लेकिन ड्रम, इतनी भारी ड्रम को वो कैसे मूव कर सकता है? जरूर उसने किसी न किसी की हेल्प ली होगी इसे मूव करने के लिए। अब पुलिस को यहाँ पर सबसे ज्यादा शक इसी चीज में जा रहा था कि जिसने भी इस ड्रम को मूव करने में उसकी हेल्प करी थी हो ना हो सकता है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो। पुलिस और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है और उन्हें साजिद के दोस्त के बारे में पता चलता है तो पुलिस को साजिद के एक काफी ज्यादा क्लोज दोस्त के बारे में पता चलता है और वह उससे भी पूछताछ करती है। साजिद का ये जो दोस्त था जो कि एक पेशे से ऑटो रिक्शा ड्राइवर था जिसका नाम था सुरेश, दरअसल इस ड्रम को साजिद ने ही सुरेश से लिया था। उसने ये बहाना बनाया कि उसे एक टंकी की जरूरत है जो कि वह अपने सास के घर में पानी को इकट्ठा करना चाहता है और इस तरीके से उसने सुरेश से इस ड्रम को पानी के बहाने ले लिया था। पुलिस यहाँ पर सुरेश से पूछताछ करती है कि आखिर वो समय क्या था जहाँ पर इस ड्रम को उसने साजिद को दिया था, तो बताता है कि कैसे ये वही टाइम पीरियड था 2016 के आसपास का। अब पुलिस यहाँ पर साजिद के और भी दोस्तों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है और पुलिस को 3 और दोस्तों के बारे में पता चलता है जो ये बात भी एडमिट करते हैं कि उन्हीं ने ही साजिद की हेल्प करी थी उस ड्रम को फेंकने के लिए। पुलिस यहाँ पर उन लोगों से पूछती है कि क्या उन्हें पता था कि आखिर इस ड्रम में क्या भरा हुआ है, तो वो उन्हें बताते कि कैसे उन्हें साजिद ने बताया था कि कैसे इस ड्रम में जानवरों की हड्डियां है और वेस्ट मटेरियल है जिसे वो फेंकना चाहता है और इसलिए उसे उसके दोस्तों की जरूरत है। यहाँ तक कि इस ड्रम को मूव करने के लिए साजिद के एक दोस्त के पास उसका एक छोटा टेम्पो था जिसके पीछे ओपन होता है, उसी टेम्पो का यूज करके इन्होंने इस ड्रम को फेंका था। फिर यहाँ पर वे पुलिस वालों को भी बताते हैं कि साजिद उनके साथ फिर एक एटीएम में भी जाता है जहाँ से वह पैसे निकालता है और किराए के बहाने इन्हें पैसे भी देता है, यानी कि जो उसके दोस्तों ने उसकी हेल्प करी थी तो वो उन्हें थोड़े थोड़े पैसे भी दे देता है कि वे लोग अब इससे पार्टी करेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर उसके दोस्त उससे ये सारी बातें पुलिस को बताते हैं तो पुलिस उस एटीएम के पास जाकर उस ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को भी निकालने की कोशिश करती है। फिर उन्हें पता चलता है कि कैसे जो मर्डर हुआ था वह सितंबर 24 को हो चुका था। पर सवाल यही था कि आखिर साजिद ने शकुंतला को क्यों मारा, इस मर्डर के पीछे आखिर मकसद क्या था। तो यहाँ पर पुलिस को ये बात पता चलती है कि कैसे अश्वती जब लॉज में रहा करती थी और शकुंतला जब अपने घर में थी तब साजिद शकुंतला और अश्वती के घर पे ना होने पर यहाँ पर अपनी असली पत्नी और अपनी माँ को यहाँ पर लाया करता था। दरअसल यहाँ पर साजिद यहाँ पर अश्वती के बच्चों से अपनी पत्नी और माँ को मिला रहा था। साजिद जिसकी वाइफ का नाम सारिका था, इनकी शादी के कई साल हो चुके थे पर शादी के बाद भी इनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए साजिद को अश्वती के बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम था। और तो और उसने अपनी पत्नी को भी इस बारे में बता दिया था। उसने अपनी पत्नी को बताया था कि कैसे अश्वती काफी ज्यादा गरीब है इसीलिए उनके बच्चों को वह फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। साजिद ने यहाँ पर अपनी पत्नी सारिका और अपनी माँ को कन्विंस कर लिया था कि कैसे ये बच्चों की वह हेल्प कर रहा है, पर यहाँ पर साजिद के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। एक दिन के समय जहाँ पर सारिका यहाँ पर उन दोनों बच्चों से मिलकर जाती है तब शकुंतला उन्हें देख लेती है। दरअसल शकुंतला ने साजिद और सारिका को साथ में देख लिया था उसके घर से निकलते हुए। तब शकुंतला को यहाँ पर साजिद की शादी के बारे में पता चल चुका था और उसने साजिद को धमकी भी दी थी कि वह सारी की सारी बातें अश्वती को बता देगी। शकुंतला को यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात पता चली थी कि कैसे अश्वती के बच्चों को साजिद अपने साथ ले जाना चाहता है। हकीकत में तो इसने अश्वती से कभी शादी करी नहीं थी, उसका ध्यान तो केवल अश्वती के बच्चों पर ही था। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस इस कंक्लूजन में पहुंच चुकी थी
कि हो ना हो सजित ने ही अपनी सास को मारा था, शकुंतला को, क्योंकि शकुंतला उसकी सारी सच्चाई अश्वती को बता देती और शायद इससे उसकी जो मेहनत अभी तक करी गई है, जो उसका प्लान था, पूरी तरीके से खराब हो जाता। और इस तरीके से पुलिस ने इतने ज्यादा क्रिटिकल केस को सॉल्व किया। सो गाइस, ये केस काफी ज्यादा क्रिटिकल था और क्या तुम समझ सकते हो कि आखिर पुलिस ने इसे कितनी टफ तरीके से सॉल्व किया। यहाँ पर कोई भी क्लू नहीं था, केवल एक डेड बॉडी थी और बस इस डेड बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी थी। जो कातिल था, जो क्रिमिनल, उसकी भी मौत हो चुकी है और जो विक्टिम था वो भी मारा जा चुका है। उससे रिलेटेड ज्यादा कोई है नहीं, ज्यादा कोई उसके रिलेटिव वाले हैं नहीं जो कि उसे इन्फॉर्मेशन दे पाए, पर फिर भी पुलिस ने जैसे तैसे इस केस को सॉल्व कर लिया। गाइस, ये जो केस था केरला का ब्लू ड्रम केस, काफी ज्यादा फेमस था और इसके अराउंड काफी ज्यादा बातें हो रही थी। कारण यही था कि अचानक से किसी की डेड बॉडी मिल जाती है, जो काफी ज्यादा अजीब था, वो भी कंक्रीट में चुनी हुई कह सकते हैं हम। और फाइनली पुलिस ने इसे सॉल्व कर दिया और इस तरीके से ये केस सॉल्व हो चुका है। गाइस, तुम्हारा क्या सोचना है इस केस के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसके अलावा कोई और क्राइम केस स्टडी अगर तुम चाहो कि मैं उसे एक्सप्लेन करूं तो वो भी मुझे तुम कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। वहीं अगर तुम मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि मैं आखिर अपने वीडियोस को कैसे इंप्रूव करूं, तुम्हारा राय भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।